हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मुकुल शर्मा और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ साइंस बाय मुकुल पर कि आपके मई एग्जाम आने वाले हैं और आ चुके हैं और आपका एग्जाम भी अभी 3-4 दिनों में। तो उसके लिए साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें जिससे हमारे 40 में से 40 मार्क्स आ जाएं पूरे पूरे। आपने कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ गिने चुने टॉपिक्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। उससे आपके मैक्सिमम मार्क्स की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हो 1 साल बाद, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो लाइन वाइज सब कुछ टॉपिक आपने 100% प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम सिलेबस को जानेंगे कि सिलेबस है कैसा। हमारे मोस्टली 3 चैप्टर आते हैं: लाइफ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ये हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है, ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है एंड दिस इज आवर फिजिक्स टॉपिक। जैसा मैं बता रहा हूं आपने वैसा ही पढ़ना है और वही टॉपिक्स करने हैं। मोर देन सफिशिएंट। 3 चैप्टर हमारे पास रहेंगे और तीनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। मैं अपने आप बोला छोटा कर देता हूं ताकि आप देख सको। यस, सो लेट अस कंटिन्यू। पार्ट 1 बायोलॉजी। इसमें मोस्टली आपके पास रट्टा मारना है, आपने रिवाइज करना है, लर्न करना है, मेमोराइज करना है। सो मोस्टली इसमें क्या रहेगा? मेमोराइजेशन। आपने मोस्टली चीजें मेमोराइज करनी, याद करनी, तो आपके लिए इजी रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद बायोलॉजी। चलिए, आपका जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन सा? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। आपने 4 टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें हर एक टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप क्या करिए, सबसे पहले न्यूट्रिशन उठाओ और सबसे फर्स्ट टॉपिक उसका विच इज फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ लेना है। वेरी इजी टॉपिक, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। फोटोसिंथेसिस में एक इक्वेशन आती है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। लेट मी मेक माय सेल्फ बिगर। यस, वो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़नी है आपने। और होता कैसे है? स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, सिर्फ ये पढ़ना है। देन न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसका डायग्राम, वो इंजेशन, डाइजेशन, असिमिलेशन, इजेशन, वो पढ़ना है आपने। उसमें आपको ये भी पूछते हैं कि अमीबा अपना फूड एक्वायर कैसे करता है, एंडोसाइटोसिस से करता है, वो वाला पार्ट पढ़ना है आपने। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसका आगे स्टार लगा रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले आपने डायग्राम पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम पढ़ने के बाद आपने उसके सभी जूसेस के नाम लिख लेने, एक पेज पर सभी जूसेस के नाम, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस, इन सब के नाम लिखने, HCl। उसके बाद उनके फंक्शन लिखने हैं और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट जो बच्चे हमेशा बोलते हैं, एंजाइम्स के नाम। कौन से एंजाइम थे हमारे पास? पेप्सिन था, ट्रिप्सिन था, ठीक है, लाइपेज था, सलाइवरी अमाइलेज था, बहुत सारे हमारे पास एंजाइम्स थे। इन सब के नाम लिख के इनके फंक्शन लिख देना। और ये सारा का सारा ओनली 1 पेज पे करना है। एक पेज पर लेके आना है आपने, एक A4 शीट ले लो, उस पर सब कुछ लिख दो, बस। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसमें से आपके कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर MCQ तो आ ही जाता है, प्लस MCQ। समझ में आ गया? Then we have second part which is aerobic and anaerobic respiration। भाई एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है। वो 3 पार्ट पढ़ाए थे ना, उन तीनों की आपको अच्छी तरह रिवाइज करना है। कभी कभार एरोबिक और एनारोबिक के बीच का डिफरेंस पूछ लेते हैं, आपको एक कॉलम बनाना पड़ता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक फ्लो चार्ट था आपके NCERT में, जहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को पायरुवेट में तोड़ते हैं, फिर ग्लूकोज में आगे कन्वर्ट होता है 3 पार्ट में, ठीक है ना। एक में हमारे पास यीस्ट बनता है, यीस्ट में यूज होता है, सॉरी, ठीक है। एक में हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है और एक में प्रॉपर CO2 मिलता है हमको। क्लियर होगा? एक में इथेनॉल बनता है यीस्ट से, इथेनॉल। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, ये वाला पार्ट पढ़ना है आपने।
देन ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने क्या पढ़ना है, बेसिकली एक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम पढ़ लेना। वैसे तो बना, अगर आपसे बन जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि कैसे बनता है डायग्राम, तो वो पढ़ लेना, वरना बस उसकी लेबलिंग पढ़ लेना। वैसे इंटरनेट पर बहुत सारी ट्रिक्स हैं, वीडियो भी डालेंगे हम उसके ऊपर, उसकी लेबलिंग जरूर पढ़ लेना कि कौन सा पढ़ा, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह वगैरह, एरोटा, वीना कावा, ये सब पढ़ लेना, लेबलिंग जरूर आनी चाहिए, ठीक है। फिर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें स्टार लगा दिया मैंने, डबल सर्कुलेशन। हर बार क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, और मेरे एग्जाम में तो हमेशा पूछेंगे कि डबल सर्कुलेशन का पर्पस क्या है, होता क्या है, कहाँ से ब्लड आपका फ्लो करता है, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अवे फ्रॉम द लंग्स टू द लंग्स, वो सारा डायग्राम बनवाया था, इसमें डायग्राम भी पढ़ लेना साथ में, फ्लो चार्ट या डायग्राम जो भी है, क्लियर। एंड इन द लास्ट वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन। बच्चों को लगता है ना कि एक्सेस फूड अपनी बॉडी से निकालना, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, नहीं, वो इजेक्शन होता है। एक्सक्रीशन यूरिन वाला पार्ट है, बेसिकली अपने ब्लड से टॉक्सिक चीजों को रिमूव करना। एक्सक्रीशन में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो किडनी वाला, यूरेटर, यूरेथ्रा, वो वाला डायग्राम पढ़ के आना एक बार। अब किडनी के अंदर क्या आते हैं, नेफ्रॉन। भाई इसका ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार लगा रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। नेफ्रॉन बेसिकली है क्या, क्या बोलते हैं, हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। किडनी में काम कैसे होता है, नेफ्रॉन की वजह से। अब वो नेफ्रॉन कैसे काम करता है, उसका डायग्राम, नेफ्रॉन का डायग्राम, ये बहुत जरूरी है। और डायग्राम जो एनसीईआरटी वाला है, जो आपका डायग्राम एनसीईआरटी ये वाला है, भैया इस डायग्राम को नहीं पढ़ना आपने, बिल्कुल नहीं पढ़ना, इतना मुश्किल डायग्राम है। आपको इजी वाला डायग्राम पढ़ना है जिसमें आपको सिर्फ जिसमें कैपिलरी शो नहीं कर रखी, सिर्फ आपको नेफ्रॉन का डायग्राम शो किया हुआ है, कुछ इस तरह से होता है वो डायग्राम। कुछ इस तरह डायग्राम बनेगा वो, बच्चे कैसे दिख तो रानी है, अभी दिखा देते हैं, ये लीजिए, क्लियर, ये वाला डायग्राम बनाना है आपने, समझ में आया। चलिए लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक which is our favorite chemistry। केमिस्ट्री का टॉपिक है, बड़ा ही आसान टॉपिक है, बच्चों को रिएक्शन याद नहीं होती, क्यों, बहुत सारी रिएक्शन है। अरे आपने बहुत सारी रिएक्शन याद ही नहीं करनी, आपने सिर्फ गिनी चुनी याद करनी जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या था हमारा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए इस चैप्टर में आपने सबसे पहले बैलेंसिंग पढ़नी है, वेरी इजी पार्ट, वेरी वेरी इजी, इंपॉर्टेंट तो है ही है, प्लस इंपॉर्टेंट भी लिख दो उसको, इजी तो है ही है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके ऊपर मोस्टली आपका एमसीक्यू मिलता है, एक नंबर का एमसीक्यू दे देंगे, या किसी क्वेश्चन के बीच में एक नंबर का पार्ट दे देंगे, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, उसमें आपको दे देंगे एक्स, यहाँ पे कोई केमिकल होगा, प्लस वाई, यहाँ पे केमिकल होगा, गिव्स जेड, यहाँ पे केमिकल होगा। आपको एक्स और वाई और जेड की वैल्यू पूछोगे, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना है, इस तरह से पूछा होगा आपके पास, ये पूछेंगे आपसे सिंपल, या सिंपली आपको बोलेंगे बैलेंस कर दो, क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था, नेम एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई दो तरह की केमिकल रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन कितनी तरह की आती है हमारे पास, डीकंपोजिशन एक तो होती है हमारे पास थर्मल, एक फोटोलिटिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक इलेक्ट्रोलिटिक। इसमें ये वाली और ये वाली बहुत जरूरी है, इसमें भी ये वाली ज्यादा जरूरी है, डबल स्टार लगा दिया इसके आगे। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन याद है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाला, AGBR AGCL वाला, वो जरूर पढ़ के जाना आप, ठीक है। फिर हमारे पास ना क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं या फिर जो स्कूल्स में केस स्टडी टाइप में क्वेश्चन देते हैं, वो आते हैं कलर चेंजिंग एक्टिविटी या रिएक्शन में। बेसिकली आपको बोलेंगे फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया, यानी सिंपल बोल देंगे एक एक्स लिया, हमने इसको हीट किया, तो क्या बेसिकली क्या हुआ उसमें, जिसका कलर पहले ग्रीन था या कलर चेंज होके कलरलेस हो गया, और साथ में एक गैस निकली, उस गैस की कुछ प्रॉपर्टी बता देंगे, तो बताओ एक्स क्या था। आपने बोलना भाई एक्स तो हमारा Fe2SO4.7H2O था।
फेरस सल्फेट क्रिस्टल, तो यही हमारे पास ग्रीन कलर के होते हैं। बेसिकली कलर के ऊपर आपको कॉपर सल्फेट दे देंगे CuSO4.5H2O, इसके ऊपर कोई रिएक्शन दे देंगे, अब बताएंगे इसको X बोल देंगे, बताओ X क्या था, Y क्या था, ABCD कुछ भी बोल देंगे। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कलर बेस्ड रिएक्शन आपने सारी याद करनी है एक बार, ठीक है, और उनको आगे प्रोसीड करने पे क्या क्या होता है, क्लियर। कलर बेस्ड में हमारे पास वो भी आता है, मिल्की व्हाइट कलर ऑफ लाइम, स्लेट लाइम मिल्की व्हाइट कलर का होता है जिसमें CO2 गैस पास करते हैं, ठीक है। फिर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों ही होती है। बेसिकली एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक पार्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो आपसे पूछेंगे कौन सा केमिकल यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, या फिर इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या रहता है इसमें, स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे कि थर्माइट रिएक्शन। बेसिकली थर्माइट रिएक्शन है मेटल्स एंड नॉन मेटल का है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का है ये, बट कभी कभार कुछ स्कूल्स में कुछ टीचर्स इसको डाल देते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, क्लियर। और इसका यूज कहाँ पे होता है हमारे पास, थर्माइट रिएक्शन बेसिकली रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए, क्योंकि इतनी हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। दूसरा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन कौन से यूज होते हैं हमारे पास, रस्टिंग के लिए कौन से यूज होते हैं हमारे पास, ऐसे रिएक्शन जो स्पेशल है, ठीक है, जो जिनका कहीं यूज होता है। और यानी कि व्हाइट वॉश में कहाँ यूज होता है हमारे पास, स्लेक्ड लाइम यूज होता है हमारा व्हाइट वॉश में, CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये हमारा कहाँ यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो स्पेशल रिएक्शन हमने पढ़ के जाने, क्लियर। चलिए, देन इट इज आवर वेरी वेरी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स। ये मोस्ट फेवरेट क्यों है भाई, नो मेमोराइजेशन, ओनली लॉजिक एंड प्रैक्टिस। भाई सिर्फ लॉजिक लगाना है और प्रैक्टिस करनी है, कुछ रट्टा नहीं मारना आपने, समझ में आया, सिंपल टॉपिक्स। चलिए, अच्छा कुछ स्कूल में ना सिर्फ हाफ पार्ट देते हैं, यानी कि सिर्फ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट देंगे ताकि बच्चों को सिलेबस ज्यादा ना लगे, और कुछ पेपर में कुछ स्कूल्स हमारे पास रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्लेक्शन दोनों देते हैं, तो हम दोनों का समाधान निकालेंगे। तो देखो, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आएगा, तो न्यूमेरिकल आपने सबसे पहले पढ़ना है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस और स्नेल्स लॉ। ये क्या होता है, लाइन में बताता हूं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन क्या होती है, -v/u, और एक और फॉर्मूला होता है h-h, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बुक्स में ये hi/h0 लिखा होता है। तो ये तो है हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आते हैं। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा सब कुछ, लेट मी मैं पुट माई सेल्फ हियर, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर, मिरर फॉर्मूला के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला के ऊपर, ये आपका रिफ्रैक्शन में आएगा। तो अगर तो आपका ये टॉपिक पेपर में आ रहा है तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, वरना आप इसको स्किप कर दीजिए। बेसिकली सेम फॉर्मूला है, 1/v माइनस 1/u आता है, इक्वल टू 1/f, बस यहाँ पे एक माइनस का साइन आता है। और मैग्निफिकेशन क्या होती है, m इज इक्वल टू v/u, ना कि माइनस v/u, क्लियर। और हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, वो क्या था, m इज इक्वल टू h'/h, वो सेम रहेगा। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, फोकल लेंथ निकाल उसका इन्वर्स कर दीजिए। स्नेल्स लॉ क्या होता है, sin I/sin R इज इक्वल टू n, और कई बुक्स में इसको म्यू भी लिखते हैं, जो कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्लियर। इस सिंपल फॉर्मूला के ऊपर आपका न्यूमेरिकल आएगा, और इसकी प्रैक्टिस हमने सबसे पहले एनसीईआरटी से करनी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने के बाद कहां पे जाना है आपने, उसके आना है PYQ में, मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQ, बस। अब उसके बाद आपने पढ़ने रे डायग्राम। भाई रे डायग्राम सारे याद करने पड़ेंगे सर, अरे याद तो करने ही नहीं है, आपको सिर्फ उसका लॉजिक समझना है, यानी कि फॉर्मेशन समझनी है उसकी, ये कैसे बनते हैं। वो एक बार बनाना आ गया तो आप जितने मर्जी रे डायग्राम बना सकते हो। आपके पास न्यूमेरिकल कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ।
आपको अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको सिंपली एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देंगे। 2 ऑप्शन है, या एक सिंपल न्यूमेरिकल प्लस उसका रे डायग्राम देंगे, या एक डिफिकल्ट सा न्यूमेरिकल दे देंगे आपको, बस इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। क्लियर? और रे डायग्राम आपका लेंस का हो सकता है, मिरर का भी हो सकता है। तो इजी से यार एक बार लॉजिक समझ लेना, एनसीईआरटी में शुरू में लॉजिक दिया हुआ है। वही लॉजिक की बात करो कि अगर पैरेलल रे आती है तो फोकस पे जाएगी, अगर फोकस रे आती है तो पैरेलल जाएगी, ठीक है। पोल पे आती है तो पोल से सेम एंगल पे निकल जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है तो वहीं से वापस आ जाएगी। ये सिंपल लॉस। और लास्ट में एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, या फिर लेंसेज, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी कैमरा में यूज होते हैं हमारे पास, और शेविंग मिरर्स में यूज होते हैं हमारे पास, रियर व्यू मिरर्स में यूज होते हैं हमारे पास, ठीक है। और क्या बोलते हैं हमारे पास, टेलीफोटो लेंस में यूज होते हैं हमारे, अल्ट्रावाइट लेंस में यूज होते हैं हमारे पास। ये सारे एप्लीकेशन पढ़ने इजी वाला पार्ट। इस पार्ट में आपको 5 से 10 मिनट लगेगा पढ़ने में, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, 10 मिनट भी नहीं, ठीक है। अब बच्चा बोलता सर आपने टॉपिक तो बता दिए, प्रिपेयर कैसे करें आपने बता तो दिया, वो तो चलो हम कहीं से ढूंढ लेते, प्रिपेयर कैसे करें, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है बेटा, ये वाला पार्ट वीडियो का वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, सबसे पहले आपने बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाए सर हमने नोट्स बना रखे हैं? नहीं, आपने बनाने वेरी शॉर्ट नोट्स। मैक्स टू मैक्स पर चैप्टर आपका 3 पेजेस पे आना चाहिए। 3 पेजेस में आपका बायोलॉजी का चैप्टर आना चाहिए, शॉर्ट में बिल्कुल, ठीक है। 2 पेजेस में आपका अपना ये केमिस्ट्री का चैप्टर आना चाहिए, और सिर्फ 1 पेज में फ्रंट एंड बैक की बात कर रहा हूं मैं, आगे और पीछे दोनों तरफ, ठीक है। और 1 पेज में आपको क्या आना चाहिए, फिजिक्स का चैप्टर। वन पेज में फिजिक्स चैप्टर। इसमें चैप्टर में ज्यादा थ्योरी है नहीं, ठीक है। ये शॉर्ट नोट बना लिया आपने। टोटल कितने पेज हो गए आपका? 6 पेजेस हो गए, 6 पेज हो गए। ये 6 पेज फाइल में डाल के सुबह आप उठ के आपने सबसे पहले ये रिवाइज करना है पेपर से। सुबह उठने अगर आप 6 बजे उठते हो या 4 बजे, 4 से 6 बजे के बीच में अगर आप उठते हो तो आधा घंटा लगा के, 1 घंटा लगा 30 to 1 आवर, 30 मिनट टू 1 आवर लगा के अपने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं बस। इसी से पढ़ना है, इसी फाइल से पढ़ना है, ये 6 पेज पढ़ने हैं। सेकंड ऑफ ऑल आपने शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं? आप साथ साथ पढ़ रहे हो तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाओगे, अलग से टाइम लगा के नहीं बनाने हैं। फिर आपने करने हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में या फिर सॉल्व है या फिर इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, आपने वो सारे क्वेश्चन कर डालने हैं, A to Z। सबके सॉल्यूशन आपके पास होने चाहिए, और फिजिक्स के तो खुद सॉल्व करने हैं आपने। क्लियर? ये करने के बाद आप सबने लास्ट में उठाना है अपने PYQ, वो भी कौन से? मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQ क्वेश्चंस, ठीक है। इससे आपको क्या पता लगेगा, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन टोटल मिला के, तीनों को मिलाकर 10। इससे आपको क्या आइडिया लगेगा? 2 चीज का आइडिया, एक तो आपको कितना आता है, और दूसरा पेपर में क्या आने वाला है। आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगी, जो मैंने पढ़ा है वो पेपर में आ जाएगा। और लास्ट में आपने करनी है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। आखिरी दिन पेपर के बैठे क्या करनी है आपने? सिर्फ प्रैक्टिस। आखिरी के 6 घंटे प्रैक्टिस करनी है, पेपर से 1 रात पहले 6 घंटे। रात को नहीं, शाम को आप लगा लो 4 बजे से लेके शुरू हो जाना आप 6 घंटे तक, या फिर सुबह दिन में 2 बजे से शुरू हो जाना आप प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस कहां से होगी? मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, असाइनमेंट दूंगा आपको एक में। कितने क्वेश्चंस की? 30 to 50 क्वेश्चंस की। 30 से 50 क्वेश्चन की एक आपको असाइनमेंट मिलेगी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। वेट अ सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये कहां मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहां पर? टेलीग्राम @science by Mukul। बस ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि एक डेडिकेटेड वीडियो बने, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए हम किसके ऊपर? कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊं, 30 to 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं, एक कंप्लीट 2 आवर्स की एक वीडियो बनाऊं आपके लिए,
तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।